हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे हिंदी कैसे बनेगा राष्ट्रीय भाषा उसके बारे में। पहले हम हिंदी राष्ट्रीय भाषा की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इन भाषाओं में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि हिंदी अभी तक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि केवल राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। यह विषय लंबे समय से सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक बहसों का हिस्सा बन चुका है। इस विश्लेषण का उद्देश्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है और संभावनाएं कितने हद तक है, और इसका समाधान भी हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारत की आज़ादी के समय भाषा का सवाल अत्यंत संवेदनशील था। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन दक्षिण भारत और अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। अंततः एक समझौते के रूप में 1950 में हिंदी को राजभाषा बनाया गया और अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में 15 वर्षों के लिए बनाए रखने का निर्णय लिया गया। 1965 में जब अंग्रेजी को हटाने की कोशिश की गई तो तब तमिलनाडु में तीव्र विरोध हुआ था। उसके बाद हम जान लेते हैं भारतीय संविधान और भाषाई के प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा घोषित करता है और अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वह हिंदी के प्रचार और प्रसार हेतु प्रयास करे, और अनुच्छेद 345 से 347 के बीच राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा बनाने की स्वतंत्रता देता है। और 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाएं सूचीबद्ध है जो कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की है। उसके बाद हम जानेंगे हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। हिंदी भारत की लगभग 43.63% आबादी द्वारा पहली भाषा के रूप में बोली जाती है, जनगणना 2011 के अनुसार। यह उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि की प्रमुख भाषाएं हैं। सरकारी कामकाज में, शिक्षा, फिल्म, मीडिया और न्यायपालिका में इसका व्यापक प्रयोग होता है। उसके बाद हिंदी बनाम अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में जान लेते हैं आंकड़ों के सहित। हम हिंदी भाषा की बात करें तो मातृभाषा बोलने वाले 52% या 52.83% है और इसका प्रतिशत है 43.63। इतने लोग बोलते हैं, 52 करोड़ लोग। और बंगाली भाषा की बोले तो 9.72 करोड़ लोग बोलते हैं, जो कि 8.03% है। मराठी बोलने वाले लोग 8.30 करोड़ लोग बोलते हैं, जो कि परसेंट को देखें तो 6.86% है। वैसे तेलुगु, तमिल, गुजराती ऐसे भी है। हिंदी अकेली सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन अन्य भाषाओं का भी बड़ा आधार होता है। उसके बाद हम जानेंगे राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है। राष्ट्रीय भाषा उसी को हम कहते हैं जो पूरे देश का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करती है। भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब उपयोग प्रतीकात्मक और पहचान से जुड़ा हुआ है। राजभाषा की बात करें तो सरकारी कार्यों की भाषा होती है, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषा हैं। अभी व्यवहारिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी राजभाषा में सब कुछ होता है। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। पहले तो भाषाई विविधता होता है, जैसे भारत में 122 प्रमुख भाषाएं और 1599 उपभाषाएं हैं। और दक्षिण भारत का विरोध होता है क्योंकि विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हिंदी थपने के विरुद्ध भावना जगता है। और संवैधानिक बाधाएं की बात करें तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता बहुत होती है, 2/3 मेजोरिटी में, और स्टेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद राजनीतिक मतभेद के बारे में जाने तो क्षेत्रीय पार्टियों और गैर हिंदी भाषी नेताओं का विरोध होता आ रहा है।
उसके बाद हिंदी में शिक्षा और रोजगार के बारे में जान लेते हैं। एनसीईआरटी और यूजीसी ने हिंदी में शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई है, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा है। हिंदी माध्यम के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कम अवसर मिलते हैं। यदि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए तो तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक शिक्षा में इसका उपयोग बढ़ाना आवश्यक होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया क्या होता है। राष्ट्रीय भाषा की घोषणा के लिए संवैधानिक में संशोधन करना जरूरी होगा। अनुच्छेद 368 के अनुसार दो प्रकार के संशोधन व संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत से होता है और दो में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होता है। भाषा संबंधी संशोधन हेतु विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक होता है। उसके बाद दक्षिण भारत और क्षेत्रीय भाषाओं की प्रतिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ प्राचीन, समृद्ध और साहित्यिक रूप से संपूर्ण है। इन राज्यों में हिंदी को जबरदस्ती लागू करने का विरोध किया जाता है। 1965 और 1986 में तमिलनाडु में हिंसक विरोध हुए थे। आज भी कई लोग एक भाषा एक राष्ट्र के सिद्धांत को खारिज करते हैं। उसके बाद हिंदी और डिजिटल युग के बारे में जान लेते हैं। हिंदी कंटेंट इंटरनेट पर तेजी से बढ़ रहा है। जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक आदि पर हिंदी के उपयोगकर्ता करोड़ों में है। भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत कर रहा है। भाषाई एआई, मशीन ट्रांसलेशन हिंदी में ऐप्स और डिजिटल शिक्षा संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। विश्व भर में लगभग 12 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। जैसे फिजी, मॉरिशस, थाईलैंड, टोबागो, सूरीनाम में हिंदी बोलने वाले की अच्छी संख्या है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। भाषा और राजनीति का संबंध के बारे में जान लेते हैं। भाषा भारत में राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ के लिए हिंदी को बढ़ावा एक मुद्दा बन गया है। दक्षिण और उत्तर के बीच भाषाई राजनीतिक अक्सर राष्ट्रीय एकता को चुनौती देती है। उसके बाद हम जान लेते हैं हिंदी के पक्ष में तर्क क्या दिया जाते हैं। देश की सबसे बड़ी भाषा है हिंदी और इसको सर्वाधिक उपयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदी भाषा में सरल व्याकरण है और बोलचाल की भाषा भी है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकरूपता को मजबूती देगा एक हिंदी होने से। भारत में शिक्षा और प्रशासन में समानता का संभव होगा। उसके बाद विपक्षी क्या तर्क देते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। विविधता पर एकता थोपना अनुचित होता है, ये सब बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषाएं भी समृद्ध और पुरातन हैं, उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं। हिंदी थोपने से क्षेत्रीय भाषा लुप्त हो सकता है और असंतोष और आंदोलन हो सकता है। रोजगार और शिक्षा में अवसरों का असंतुलन पैदा हो सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं समाधान और संतुलन का रास्ता के बारे में। हिंदी को बढ़ावा देते हुए अन्य भाषाओं का सम्मान बना रहना चाहिए और त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। और शिक्षा, मीडिया, प्रशासन में बहुभाषीय विकल्प भी होना चाहिए। डिजिटल और तकनीकी संसाधनों का बहुभाषीय विकास हो सकता है। संभावित लाभ के बारे में जान लेते हैं। सरकारी कार्यों में एकरूपता आएगी अगर हिंदी एक भाषा हुआ तो। राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र की एक पहचान होगा और हिंदी माध्यम के छात्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल भारत में सरल और सुलभ भाषा का विकास हो सकेगा। उसके बाद रोड मैप कैसे बनेगी हिंदी राष्ट्र की भाषा के बारे में जान लेते हैं। हिंदी राष्ट्रीय भाषा कैसे बनेगी इसके बारे में हम थोड़ा सा रोड मैप जान लेते हैं। सर्वदलीय सहमति बनाना होगा। सभी दल इकट्ठा होकर सहमति जताना होगा, तभी ही हो पाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करना होगा। संविधान में कौन कौन सी धाराएं संशोधन करना चाहिए उसके बारे में देखना होगा। तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली का विकास भी होना चाहिए
तकनीकी में जैसे शिक्षा क्षेत्र में सब में हिंदी लागू होना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावली ये सब में जितने भी अच्छे योजना के बारे में भी सब में हिंदी होना चाहिए, तभी हो सकता है। हिंदी में उच्च शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना होगा, हिंदी में सभी में। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी को बढ़ावा देना होगा और राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए इसको कार्य करना होगा। उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। भारत जैसे बहुभाषीय देश में राष्ट्रीय भाषा घोषित करना सरल नहीं होता है या नहीं होगा। हालांकि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना उसकी उपयोगिता, प्रसार और व्यापकता को देखते हुए उचित प्रतीत होता है, लेकिन यह कार्य सावधानी से, संतुलन और सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है जब वह किसी पर थपने के बजाय स्वाभाविक रूप से जनमानस की भाषा बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।